नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय संवैधानिक विकास की नींव को समझेंगे, यानी कंपनी शासन का वो दौर, खासतौर पर 1773 से 1793 के बीच, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, ये दौर न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां से यूपीएससी और अन्य राज्य परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में केंद्रीय प्रशासन की जो अवधारणा है, उसने पहली बार यहीं पर आकार लिया था। हम इस पूरे विषय को एक तार्किक क्रम में समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे आपको मुख्य परीक्षा के उत्तरों में अपनी बात रखनी होती है। शुरुआत होगी उस पृष्ठभूमि से कि आखिर एक व्यापार करने वाली कंपनी राजनीतिक शक्ति कैसे बन गई। फिर हम एक एक करके प्रमुख अधिनियमों को देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट तक, उनके प्रावधान क्या थे और उनमें कमियां क्या थीं। और अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान देंगे, इस दौर की विरासत क्या थी और परीक्षा के लिहाज से कौन से बिंदु याद रखने हैं। तो चलिए सबसे पहले उस ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं जिसके कारण ब्रिटिश संसद को भारत के मामलों में दखल देने की जरूरत पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी तो थी एक व्यापारिक संस्था के तौर पर, वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बन गई। और यही बदलाव उन सारी प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याओं की जड़ था जिन्हें हल करने के लिए ये अधिनियम लाए गए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कानून हमेशा जरूरत के बाद ही आता है। ये टाइमलाइन आपको घटनाओं का क्रम समझने में मदद करेगी। देखिए, 1600 में स्थापना से लेकर लगभग 1765 तक कंपनी का मुख्य ध्यान व्यापार पर था। लेकिन 1765 में जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था। बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकारों का मिलना, इसने कंपनी को सिर्फ एक व्यापारी से एक प्रशासक और टैक्स वसूलने वाली संस्था बना दिया। और इसी दोहरी भूमिका की वजह से कुप्रबंधन शुरू हुआ, जिसने आखिर में ब्रिटिश संसद के हस्तक्षेप को जरूरी बना दिया। तो ये दीवानी आखिर है क्या? प्रीलिम्स की दृष्टि से यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दीवानी का सीधा मतलब था राजस्व यानी टैक्स वसूलने का अधिकार और दीवानी मामलों में न्याय करने का अधिकार। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अब सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रही थी, बल्कि वो एक सरकार की तरह काम करने लगी थी। और यहीं से हितों का टकराव और प्रशासनिक अराजकता शुरू हुई, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी खुद के निजी व्यापार और भ्रष्टाचार में डूब गए। दीवानी के अधिकार मिलना एक दो-धारी तलवार जैसा साबित हुआ। एक तरफ कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार से मालामाल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। ये एक अजीब स्थिति थी जिसने ब्रिटिश संसद का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी कुशासन और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। और वो पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। संवैधानिक नजरिए से ये अधिनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद का पहला सीधा प्रयास था कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने का। यहीं से भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़नी शुरू हुई। चलिए अब इस एक्ट के मुख्य प्रावधानों को समझते हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। ये प्रीलिम्स के लिए एक सीधा फैक्ट है। दूसरा, उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। तीसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया, जिससे प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। और आखिर में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान हुआ और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई, जो भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ थी। ये तस्वीर उस बड़े संरचनात्मक बदलाव को साफ दिखाती है जो इस एक्ट ने लाया। 1773 से पहले तीनों प्रेसिडेंसीज, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, पूरी तरह स्वतंत्र थीं और सीधे लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती थीं। इस एक्ट के बाद एक हायरार्की बनी जिसमें बंगाल सबसे ऊपर था। ये भारत में एकीकृत शासन प्रणाली बनाने की दिशा में पहला ठोस कदम था। लेकिन क्योंकि ये पहला प्रयास था, इसमें कुछ गंभीर कमियां भी थीं। सबसे बड़ी समस्या थी शक्तियों का अस्पष्ट बंटवारा। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के बहुमत के फैसले को मानने के लिए मजबूर था, जिससे वो अक्सर कमजोर पड़ जाता था। उससे भी बड़ा टकराव था गवर्नर जनरल और उसकी परिषद यानी कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर। ये साफ नहीं था कि किसका अधिकार कहां तक है और ये लगातार झगड़े का कारण बना। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम का एक संशोधक अधिनियम लाया गया। इसका एक ही मकसद था, 1773 के एक्ट से पैदा हुए अधिकार क्षेत्र के झगड़ों को खत्म करना। इसने साफ तौर पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधिकारी कामों को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया।
खास तौर पर टैक्स वसूलने से जुड़े मामलों को। ये कार्यपालिका को न्यायपालिका पर प्राथमिकता देने का एक साफ उदाहरण था। 1781 के एक्ट ने भले ही तात्कालिक समस्याओं को सुलझा दिया हो, लेकिन कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अभी भी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। इसी कमी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसका नाम तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर था। यह एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भारतीय प्रशासन की रूपरेखा को अगले कई दशकों के लिए तय कर दिया। इस एक्ट की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोहरे शासन, यानी डबल गवर्नमेंट की प्रणाली। ये कॉन्सेप्ट मेंस की परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसके पीछे का विचार ये था कि एक व्यापार करने वाले कंपनी को राजनीतिक और सैन्य मामले नहीं संभालने चाहिए। इसलिए इस एक्ट ने कंपनी के कामों को दो हिस्सों में बांट दिया, वाणिज्यिक और राजनीतिक। तो इस सिस्टम के तहत हुआ क्या? जो व्यापारिक गतिविधियां थीं, उनका मैनेजमेंट कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहा, लेकिन सभी राजनीतिक, नागरिक और सैन्य मामलों की निगरानी के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसके सदस्य ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी। इस व्यवस्था से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को खत्म किए बिना उसके भारतीय प्रशासन पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए इस एक्ट के दो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम याद रखने हैं। पहला, इतिहास में पहली बार कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। ये एक तरह से इस बात की घोषणा थी कि इन क्षेत्रों पर आखिरी अधिकार ब्रिटिश क्राउन का है। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिल गया। पिट्स इंडिया एक्ट ने नियंत्रण का एक बाहरी ढांचा तो बना दिया था, लेकिन भारत के अंदर गवर्नर जनरल अभी भी अपनी परिषद के बहुमत से बंधा हुआ था। एक प्रभावी और निर्णायक शासन के लिए जरूरी था कि गवर्नर जनरल के पद को और शक्तिशाली बनाया जाए। इसी जरूरत ने अगले अधिनियमों को जन्म दिया। 1786 का अधिनियम एक विशेष व्यक्ति के लिए लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था और उन्होंने ये पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखीं। पहली, उन्हें विशेष मामलों में अपनी परिषद के फैसले को खारिज करने यानी ओवरराइड करने की शक्ति दी जाए। दूसरी, उन्हें कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए ताकि सैन्य शक्ति भी उनके हाथ में हो। ब्रिटिश संसद ने उनकी दोनों मांगें मान ली, जिससे गवर्नर जनरल का पद भारत में सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति बन गया। इसके बाद जो 1793 का चार्टर एक्ट आया, उसने पिछले सुधारों को और पक्का कर दिया। इसने कॉर्नवालिस को दी गई ओवरराइडिंग शक्तियों को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के लिए लागू कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन इसका एक विवादास्पद प्रावधान यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन अब ब्रिटिश खजाने से नहीं, बल्कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये आगे चल के धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब इस अध्याय के आखिर में हम इस पूरे दौर का यानी 1773 से 1793 तक का सार संक्षेप करेंगे। हम ये देखेंगे कि इन अधिनियमों की संवैधानिक विरासत क्या थी और परीक्षा के लिए कौन से मुख्य बिंदु याद रखने हैं। अगर हम इन अधिनियमों के संवैधानिक महत्व को देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि इन्होंने भविष्य के भारतीय शासन की नींव रखी। भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की स्थापना, एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट, एक केंद्रीय न्यायपालिका का शुरुआती रूप यानी सुप्रीम कोर्ट और भारतीय मामलों पर संसद का सर्वोच्च अधिकार, ये सभी सिद्धांत यहीं से विकसित हुए और आगे चलकर भारतीय संविधान का भी हिस्सा बने। ये तालिका आपकी तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। बाईं ओर वो तथ्यात्मक बिंदु हैं जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जैसे पहले गवर्नर जनरल का नाम या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का साल। और दाईं ओर वो विश्लेषणात्मक कीवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको मेंस के उत्तरों में करना चाहिए, जैसे प्रशासन का केंद्रीकरण, संसदीय नियंत्रण और कार्यकारी सर्वोच्चता। ये आपके उत्तरों को एक गहराई देते हैं। अंत में इस पूरे दौर का सार इस एक विचार में छिपा है। ये अधिनियम अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण स्थापित करने के लिए थे। इनका उद्देश्य एक बिखरी हुई व्यवस्था को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे में बदलना था, और यही वो स्टील फ्रेम था जिस पर अगले 150 सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य का शासन टिका रहा। तो प्रशासन और नियंत्रण का एक ढांचा तो बन गया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी भी गायब थी, विधायी कार्य और भारतीयों का प्रतिनिधित्व। ये केंद्रीकृत ढांचा एक कानून बनाने वाली संस्था में कैसे बदला, और इस प्रक्रिया में भारतीयों को कब और कैसे शामिल किया गया?
इन सवालों का जवाब हम अपने अगले अध्याय में खोजेंगे, जब हम 1793 के बाद के चार्टर एक्ट्स का विश्लेषण करेंगे। पिछली क्लास में हमने 1793 के चार्टर एक्ट पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, 1793 का अधिनियम तो बस एक कह सकते हैं एक शुरुआत थी। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगले 60 सालों में कैसे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियमों ने धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी के हाथ से सत्ता छीनकर उसे सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। ये जो दौर है, ये भारत के संवैधानिक विकास की कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो जैसा हमने देखा था, 1793 के एक्ट ने कंपनी के शासन को भारत में और मजबूत तो कर दिया था, लेकिन ब्रिटेन में अब हालात बदल रहे थे। वहां एक नई हवा चल रही थी। औद्योगिक क्रांति की वजह से नए नए व्यापारी सामने आ रहे थे और एक नई विचारधारा, जिसे लेसे फेयर कहते हैं, यानी खुले बाजार की सोच, वो बहुत जोर पकड़ रही थी। अब इसका सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सरकार को व्यापार में कोई दखल नहीं देना चाहिए। और जाहिर है, इस सोच ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर एक तरह से सीधा हमला कर दिया। बस इसी दबाव के चलते 1793 की जो व्यवस्था थी, उसे बदलना अब जरूरी हो गया। तो आज की हमारी चर्चा इन 3 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले देखेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जहां से कंपनी के पर कतरने की शुरुआत हुई। इसके बाद आएगा द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसने केंद्रीकरण को उसके शिखर पर पहुंचा दिया। और आखिर में द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसने भारत में संसदीय व्यवस्था की पहली ईंट रखी। और हाँ, हर एक्ट को हम परीक्षा के नजरिए से भी एनालाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। ये वो एक्ट है जिसे हम कंपनी की कमर्शियल फाउंडेशंस, यानी उसकी व्यापारिक नींव पर पहला बड़ा विधायी हमला कह सकते हैं। अब सवाल उठता है, इसका मकसद क्या था? इसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था उसे खत्म करना, और दूसरा, ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को, उसकी सॉवरेंटी को एकदम साफ तौर पर स्थापित करना। इस एक्ट के जो प्रावधान थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसे लगभग खत्म कर दिया गया। बस 2 चीजें छोड़ी गई, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। दूसरा, इसने पहली बार, और ये बहुत जरूरी है, पहली बार साफ साफ कहा कि भारत में कंपनी के कब्जे वाले सारे इलाके असल में ब्रिटिश क्राउन के हैं। तीसरा, इसने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप का दरवाजा खोल दिया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की इजाजत मिल गई और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए पहली बार फंड भी आवंटित किया गया। और चौथा, स्थानीय सरकारों को मजबूत करने के लिए उन्हें टैक्स लगाने का अधिकार भी दिया गया। तो अगर आप देखें तो हर एक कदम ब्रिटिश नियंत्रण को और बढ़ाने की ही दिशा में था। अब यहां एक शब्द आया है, क्राउन संप्रभुता या क्राउन सोवरेनिटी। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इलाके चला रही है, उन सब पर अंतिम और सर्वोच्च अधिकार, अल्टीमेट अथॉरिटी, ब्रिटिश सम्राट और वहां की संसद की ही होगी। ये कंपनी और ब्रिटिश सरकार के रिश्तों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने ये साफ कर दिया कि कंपनी मालिक नहीं बल्कि क्राउन की सिर्फ एक ट्रस्टी है, एक केयरटेकर है। अब आते हैं एग्जाम फोकस पर, जो आप सबके लिए सबसे जरूरी है। देखिए, प्रीलिम्स के लिहाज से एक बात गांठ बांध लीजिए कि एकाधिकार पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। चाय और चीन के साथ व्यापार वाला जो एक्सेप्शन है, ये यूपीएससी का एक पसंदीदा एमसीक्यू ट्रैप है। यहां गलती नहीं करनी है। और जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे ट्रेड मोनोपोली के खात्मे को लेज़े-फेयर की विचारधारा से जोड़ें, क्राउन की सॉवरेनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से, और शिक्षा के प्रावधानों को वेस्टर्नाइजेशन की प्रक्रिया से। ठीक है, तो 1813 का एक्ट तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की तरफ। अब देखिए, 1813 के बाद भी भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार रुका नहीं, वो चलता रहा। और जैसे जैसे इलाके बढ़ रहे थे, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी। एक जैसा प्रशासन, एक जैसे कानून। और इसी जरूरत ने सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण को और जरूरी बना दिया। इसी का नतीजा था 1833 का यह अधिनियम। इतिहासकार और संवैधानिक विशेषज्ञ इस एक्ट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा देते हैं। वे इसे कहते हैं द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में ये अंतिम कदम था। ये वो एक्ट था जिसने कंपनी को एक व्यापारी से पूरी तरह एक शासक में बदल दिया। आप सोचिए, बस इस एक वाक्य से ही इस एक्ट की अहमियत साफ हो जाती। तो इस एक्ट का मकसद बिल्कुल साफ था, सारी शक्ति को एक केंद्र में लाना। इसने क्या किया?
इसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये नाम याद रखिएगा। सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स अब उन्हीं के हाथ में थीं। यहां तक कि बॉम्बे और मद्रास जैसी बड़ी प्रेसिडेंसी से भी कानून बनाने की उनकी शक्तियां छीन ली गईं। और हां, कंपनी का व्यापारिक काम पूरी तरह से बंद। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी। एक और बड़ी बात, इसी एक्ट में सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाने का प्रयास भी किया गया था। हालांकि ये उस वक्त लागू नहीं हो पाया। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा बदलाव हुआ था शब्दों में। इस एक्ट से पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के तहत बने कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा। अब ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था, इस बात का ऐलान था कि अब भारत में एक सुप्रीम सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, एक ऐसी सरकार है जो पूरे देश के लिए कानून बना रही। चलिए अब फिर से एग्जाम फोकस पर आते हैं। प्रीलिम्स के लिए एक सीधा फैक्ट, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब एमसीक्यू ट्रैप क्या है? वो ये है कि सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन का सिर्फ प्रयास किया गया था, उसे लागू नहीं किया गया। अक्सर एस्पिरेंट्स यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेंस के लिए जब भी आप 1833 के एक्ट पर लिखें तो एपेक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन और लेजिस्लेटिव यूनिफॉर्मिटी जैसे कीवर्ड्स जरूर इस्तेमाल करें, इससे आपके आंसर का वजन बढ़े। तो 1833 के बाद अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पर आते हैं, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसे हम एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, एक संवैधानिक मील का पत्थर कह सकते हैं। अब तक कानून बनाने का काम इतना जटिल हो गया था कि उसे संभालने के लिए एक स्पेशल बॉडी की जरूरत महसूस होने लगी थी, और बस इसी जरूरत ने इस एक्ट को जन्म दिया। ये चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला का आखिरी एक्ट था और इसने एक ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, यानी विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया। आप कह सकते हैं कि यहीं से भारत में एक आधुनिक संसदीय सरकार की नींव पड़ी, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी झलक हमें आज भी अपने लोकतंत्र में मिलती है। इस एक्ट के जो फीचर्स थे वो अपने आप में रेवोल्यूशनरी थे। जैसा मैंने बताया, पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। कानून बनाने के लिए एक अलग 6 सदस्यीय परिषद बनाई गई जिसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसे एक तरह की मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। और जो काम 1833 में नहीं हो पाया था वो अब हुआ। सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम आखिरकार शुरू हो ही गया। और एक और ऐतिहासिक बात, पहली बार इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच था। कंपनी के शासन को आगे तो बढ़ाया गया, पर इस बार कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई। इसका मतलब साफ था, ब्रिटिश संसद अब जब चाहे कंपनी का शासन खत्म कर सकती थी। इस बदलाव को और आसानी से समझते हैं। 1853 से पहले क्या था? एक ही बॉडी थी जो कार्यकारी काम भी करती थी और विधायी काम भी, सब कुछ मिला जुला था। लेकिन 1853 के बाद एग्जीक्यूटिव विंग और लेजिस्लेटिव विंग दोनों को अलग कर दिया गया। कानून बनाने के लिए एक अलग डेडिकेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। ये भारत में सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत की एक तरह से शुरुआत थी, जो आज किसी भी मॉडर्न गवर्नेंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एग्जाम के नजरिए से 1853 का एक्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए यह फैक्ट याद रखना है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस का पहला सेपरेशन इसी एक्ट में हुआ। मेंस के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स और मिनी पार्लियामेंट जैसे कीवर्ड्स आपके आंसर को बहुत प्रभावी बना देंगे। सिविल सर्विसेज के लिए मेरिटोक्रेसी शब्द और मैकॉले कमेटी 1854 का जिक्र जरूर करें। और जो लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ उसे आप नेसेंट डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआती झलक के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों अधिनियमों को एक साथ देखें तो क्या पता चलता है? यही कि इन्होंने सत्ता के हस्तांतरण की एक बिल्कुल साफ दिशा तय कर दी थी। ये कंपनी से क्राउन की तरफ एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप और कह सकते हैं एक अपरिहार्य यात्रा थी। हर अगला एक्ट पिछले एक्ट की कमियों को दूर करने और ब्रिटिश नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए एक लॉजिकल स्टेप था। ये पूरी यात्रा इस टाइमलाइन में बिल्कुल साफ दिखती है। शुरुआत हुई 1793 में कंसोलिडेशन से, फिर 1813 में क्राउन सोवरेनिटी को असर्ट किया गया जिसने कंपनी की हैसियत को घटाया। 1833 में एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन अपने शिखर पर था जिसने कंपनी को सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। और आखिरकार 1853 में लेजिस्लेटिव सेपरेशन के साथ एक आधुनिक राज्य का ढांचा तैयार हो गया। एक ऐसा ढांचा जो अब क्राउन द्वारा सीधे अपने हाथ में लिए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था।
जैसा हमने देखा, 1853 के एक्ट ने कंपनी के शासन पर कोई टाइम लिमिट नहीं लगाई। इसने एक तरह से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि कंपनी का शासन कभी भी खत्म किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसने आखिरकार सत्ता के इस ट्रांसफर को मुमकिन बनाया। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की अगली और सबसे बड़ी घटना से जोड़ता है। तो 1919 का जो अधिनियम था वो सिर्फ द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनावों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसकी कहानी में कुछ और भी बहुत जरूरी मोड़ थे जो भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदलने वाले थे। आइए उन बाकी बचे हुए प्रावधानों पर भी एक नजर डालते हैं। अच्छा, आज हम इस पूरी कहानी को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम 1919 के एक्ट के बचे हुए हिस्सों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे इसकी जो नाकामी थी उसने 1935 के एक बहुत बड़े एक्ट का रास्ता तैयार किया। और फिर आखिर में हम 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के साथ इस पूरे सफर को पूरा करेंगे और ये देखेंगे कि इन सब ने मिलकर हमारे संविधान की नींव कैसे रखी। तो चलिए बिना देर किए सीधे भारत सरकार अधिनियम 1919 के उन प्रावधानों पर चलते हैं जिन्होंने सत्ता के समीकरण में कुछ और दिलचस्प बदलाव किए। अब देखिए, इस अधिनियम में एक बड़ा विरोधाभास सा दिखता है। एक तरफ तो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, 6 में से 3 भारतीय होंगे। ये भारतीयकरण की दिशा में एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक कदम तो था, लेकिन दूसरी ही तरफ सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बनाकर बांटो और राज करो की जो नीति थी उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया। खैर, इसी के साथ प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए लंदन में एक हाई कमिश्नर का ऑफिस और भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की भी नींव रखी गई। तो कुल मिलाकर इस एक्ट का नतीजा क्या निकला? एक मिला जुला सा असर रहा। हाँ, इसने एक जिम्मेदार सरकार और एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ पहला कदम तो बढ़ाया, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, द्वैध शासन या डायरकी, वो बुरी तरह से फेल हो गया। ये सिस्टम इतना ज्यादा उलझा हुआ था और गवर्नरों को इतनी ज्यादा ओवरराइडिंग पावर देता था कि भारतीय मंत्रियों के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए थे। नतीजा, राष्ट्रवादियों में भारी निराशा। तो आखिर ये द्वैध शासन या डायरकी था क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये दोहरा शासन था। बस इतना समझिए कि प्रोविंशियल सरकार को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो जरूरी विभाग थे, जैसे पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, वो थे आरक्षित यानी रिजर्व्ड। इन पर गवर्नर का पूरा कंट्रोल था। और जो कम महत्व वाले विभाग थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो थे हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड, जो भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। लेकिन असली शक्ति यानी पैसा, वो तो गवर्नर के पास ही था। तो मंत्री बेचारे बिना बजट के कोई बड़ा काम कर ही नहीं सकते थे। और हाँ, यहाँ पे सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ प्रांतीय स्तर पर यानी प्रोविंशियल लेवल पे लागू किया गया था, केंद्र में नहीं। ये सवाल एग्जाम्स में अक्सर घुमा फिराकर पूछा जाता है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो अब जब 1919 के एक्ट का ये बड़ा एक्सपेरिमेंट डायरकी फेल हो गया, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि भारत को एक नए और बेहतर संवैधानिक समाधान की जरूरत है। और इसी नाकामी की जमीन पर अगले सबसे बड़े अधिनियम यानी 1935 के एक्ट का रास्ता तैयार हुआ। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कानून की कमियां ही दूसरे कानून को जन्म देती हैं। देखिए, 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया, लेकिन उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो उसका जबरदस्त बहिष्कार हुआ। इसके बाद लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और इन सब बैठकों, बहसों और रिपोर्ट्स का जो नतीजा निकला वही था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1919 के द्वैध शासन के फेल हो जाने के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए अब तक का सबसे लंबा, सबसे विस्तृत और सबसे अहम संवैधानिक दस्तावेज पेश किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये दस्तावेज इतना व्यापक था कि हमारे आज के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इसी पर आधारित है। इस एक्ट का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी बदलाव था प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसने प्रांतों से डायरकी को खत्म कर दिया, जिससे प्रांतीय सरकारें अपने मामलों में कहीं ज्यादा आजाद हो गईं। हाँ, इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने और केंद्र में डायरकी लाने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन ये दोनों ही विचार कभी हकीकत में नहीं बदल पाए क्योंकि रियासतें संघ में शामिल ही नहीं हुई।
इसी एक्ट ने पहली बार शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा किया। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और ये व्यवस्था आपको जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो आज हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में मौजूद है। फेडरल लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय, प्रोविंशियल में स्थानीय महत्व के और कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे। यही नहीं, इस एक्ट ने भारत के कई बड़े और आधुनिक संस्थानों की भी नींव रखी। देश की मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों के विवादों को सुलझाने के लिए एक फेडरल कोड बनाया गया, जो आज के सुप्रीम कोर्ट का ही पूर्व रूप था। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशंस की भी स्थापना की गई। तो सबसे जरूरी बात, अगर आपको 1935 के एक्ट को सिर्फ एक शब्द या एक फ्रेज में याद रखना हो, तो वो है प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एग्जाम के लिहाज से ये इस एक्ट का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पहलू है। इसी एक्ट ने प्रांतों को असली आजादी दी और इसी के आधार पर 1937 में पहली बार प्रांतीय चुनाव भी हुए। इस एक्ट का महत्व बहुत गहरा है। ये हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट बना। इसने एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर की नींव डाली, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी थीं। जो ऑल इंडिया फेडरेशन का सपना था, वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। गवर्नरों और गवर्नर जनरल के पास अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स थीं, और सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसने सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करने के बजाय उसे और भी ज़्यादा फैला दिया। 1935 के एक्ट के बड़े बड़े प्रावधानों के बावजूद भारत में राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, देश में राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था और अब ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर राज करना मुमकिन नहीं रह गया था। इन्हीं परिस्थितियों में सत्ता हस्तांतरण का फैसला हुआ और आया भारत में ब्रिटिश शासन का आखिरी अधिनियम। और इसके बाद का घटनाक्रम तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। जब कैबिनेट मिशन भारत को एकजुट रखने का कोई फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाया, तब लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे हम सब माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। इस प्लान ने भारत के विभाजन को एक सच्चाई के तौर पर स्वीकार कर लिया, और बस इसी प्लान को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने फटाफट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश राज का हमेशा के लिए अंत कर दिया और भारत को एक आज़ाद और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने देश को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन में बांट दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय जैसे पद खत्म कर दिए गए, और सबसे जरूरी बात, इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को पूरी तरह से संप्रभु बना दिया। अब वो अपना संविधान बना सकते थे और ब्रिटिश संसद के किसी भी पुराने कानून को खत्म कर सकते थे। असली संप्रभुता का ट्रांसफर यहीं हुआ। यहाँ एक और बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है, खासकर एग्जाम के लिए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भारत का संविधान नहीं था। नहीं, वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक कानून था, जिसका इकलौता मकसद सत्ता को ट्रांसफर करना था। इस एक्ट ने हमारी संविधान सभा को आज़ाद और संप्रभु बनाया, और फिर उस आज़ाद और संप्रभु सभा ने हमारे देश का सर्वोच्च कानून यानी भारत का संविधान बनाया। तो इस तरह हम ब्रिटिश शासन के तहत भारत के संवैधानिक विकास की इस लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं। ये एक युग का अंत था और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें तो ये एक क्रमिक विकास था, एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन। कहानी शुरू हुई कंपनी के शासन से, जिसका पूरा फोकस सेंट्रलाइजेशन और रेगुलेशन पर था। 1858 में ये क्राउन के शासन में बदला, जिसने बहुत धीरे धीरे ही सही एक जिम्मेदार सरकार के कुछ तत्व लाने शुरू किए, और अंत में 1947 में स्वतंत्रता के साथ संप्रभुता का पूरा ट्रांसफर हुआ। ये कोई एक दिन में हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। और यही वो आखिरी और सबसे जरूरी बात है जिसे हर एस्पिरेंट को अपने मन में बैठा लेना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान ने अलग अलग देशों से चीजें ली हैं, तो ये कोई मामूली उधार नहीं है। खास तौर पर ब्रिटिश एक्ट्स के मामले में ये एक विरासत है, एक इनहेरिटेंस है। हमने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, उनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस को और उनके गवर्नेंस सिस्टम को दशकों तक देखा, उनकी खामियों से सीखा और फिर उन्हें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनाया और बदला। ये एक विरासत है, ना कि कोई नकल। तो चलिए अपनी पिछली चर्चा से आगे बढ़ते हैं और उन अहम संवैधानिक पड़ावों को देखते हैं जो हमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक ले गए। यकीन मानिए, ये भारत के बनने की कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है।
हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ऐसा कमीशन जिसका पूरे देश ने बहिष्कार किया, वो भारत के सबसे बड़े और सबसे डिटेल्ड कानून का आधार कैसे बन गया। ये सफ़र विरोध से शुरू होकर नीति तक जाता है और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साइमन कमीशन की नियुक्ति से। इसी ने असल में सुधारों के एक नए दौर को जन्म दिया, हालांकि शायद वैसे नहीं जैसे अंग्रेजों ने सोचा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1919 के एक्ट का रिव्यू होना था 10 साल बाद, यानी 1929 में। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह कमीशन 2 साल पहले ही 1927 में बना दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और वो भारत का मुद्दा उससे पहले ही निपटाना चाहते थे। अब देखिए, यहां पर टकराव की असली वजह बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ था ये कमीशन जिसमें सारे के सारे 7 सदस्य अंग्रेज थे, और दूसरी तरफ जाहिर है भारत की तरफ से एक ही प्रतिक्रिया थी, पूरी तरह से बहिष्कार। सवाल बहुत सीधा था, है ना, कि भाई बिना किसी भारतीय के आप भारत का भविष्य तय भी कैसे कर सकते हैं। ये बात अब सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बन गई थी। इतने जबरदस्त बहिष्कार के बावजूद कमीशन की सिफारिशें आगे चलकर बहुत अहम साबित हुईं। प्रांतों में डायरकी को खत्म करना, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना और हाँ, कॉम्युनल इलेक्टोरेट को जारी रखना, ये वो आइडियाज थे जिन्होंने आगे की सारी बातचीत की नींव रखी। इस पूरे देश में हुए बहिष्कार ने एक राजनीतिक गतिरोध पैदा कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि वो एक तरफा फैसले नहीं थोप सकती, उन्हें भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की मेज पर आना ही होगा। तो ये वो प्रक्रिया थी जो आगे चली। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुईं। इन चर्चाओं के आधार पर एक व्हाइट पेपर तैयार किया गया, जिसे एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिव्यू किया और आखिरकार इसी से 1935 के एक्ट का ड्राफ्ट तैयार हुआ। लेकिन इन गोलमेज सम्मेलनों में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विभाजनकारी मुद्दा सामने आया, और वो था अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर डिप्रेस क्लासेस को राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल का सिस्टम लागू कर दिया गया। मतलब दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा और विवादास्पद फैसला था। गांधी जी इस फैसले से बहुत ज्यादा दुखी हुए। उन्हें लगा कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। तो इसके विरोध में उन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस बड़े संकट को सुलझाने के लिए आखिरकार गांधी जी के समर्थकों और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो फिर समझौता क्या हुआ? देखिए, पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल को ही बनाए रखा गया। मतलब वोट सब देंगे, लेकिन इसी जॉइंट सिस्टम के अंदर दलित वर्गों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गईं, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा। तो ये एक बीच का रास्ता था, जिसे फिर 1935 के एक्ट में शामिल कर लिया गया। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी लंबी प्रक्रिया के अंजाम पर, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये ब्रिटिश भारत का अब तक का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स संवैधानिक दस्तावेज था। सिर्फ इसका साइज ही इसकी अहमियत बता देता है। 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स। ये भारत के लिए एक बिल्कुल नया और जटिल प्रशासनिक ढांचा बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था, वो था प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इसने प्रांतों में 1919 के एक्ट से चले आ रहे द्वैध शासन यानी डायरकी को पूरी तरह खत्म कर दिया और प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में काफी हद तक आजादी दे दी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस एक्ट की सारी बातें लागू नहीं हो पाईं। जैसे एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव तो था, लेकिन वो कभी हकीकत नहीं बन पाया क्योंकि रियासतें उसमें शामिल ही नहीं हुईं। लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई, रिजर्व बैंक और फेडरल कोर्ट जैसी संस्थाएं बनी और उनका बहुत गहरा असर हुआ। इस एक्ट ने कई ऐसी संस्थाओं की नींव रखी जो आज भी हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सर्विस कमीशन। इतना ही नहीं, इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया और सिंध और उड़ीसा जैसे नए प्रांत बनाए गए। मतलब इसने भारत के प्रशासनिक और भौगोलिक दोनों नक्शों को बदल दिया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान के इतिहास में इस अधिनियम का असली महत्व क्या है?
इस एक्ट को समझना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यही स्वतंत्र भारत के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बना। हमारे संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, शक्तियों का बंटवारा है और भी कई प्रशासनिक चीजें सीधे सीधे इसी एक्ट से ली गई थीं। इस एक्ट ने भारत को शासन चलाने का एक बहुत डिटेल्ड मैनुअल तो दे दिया, लेकिन संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी नहीं दी। और ये अधूरी विरासत इस बात को बिल्कुल साफ कर चुकी थी कि अगला और आखिरी कदम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता ही होगा, जिसका रास्ता फिर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने खोला। पिछली चर्चा में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को समझा था, जिसने भारत को स्वशासन की राह पर तो डाल दिया, लेकिन जो असली चाबी थी, सॉवरेनिटी, वो अभी भी लंदन में ही थी। तो अब हम बात करेंगे उस आखिरी, उस फाइनल कानूनी दस्तावेज की जिसने वो चाबी हमेशा के लिए भारत को सौंप दी। ये कहानी है उस कानून की जिसने 200 साल पुराने एक विशाल साम्राज्य के अंत की पटकथा लिखी। कभी सोचा है कि 200 साल पुराना साम्राज्य कानूनी तौर पर कैसे खत्म होता है? देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये सत्ता का एक बेहद कॉम्प्लेक्स और प्लान्ड लीगल ट्रांसफर था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इसे लागू करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ये बात हमें बताती है कि भारत की स्वतंत्रता सिर्फ एक क्रांति का नतीजा नहीं, बल्कि एक विधायी प्रक्रिया की परिणति थी। आज की इस चर्चा में हम 5 हिस्सों में इस कानून को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सत्ता का हस्तांतरण जरूरी क्यों हो गया था, फिर घोषणा से लेकर विभाजन तक का सफर कैसा रहा, इसके बाद 1947 के इस एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, फिर संप्रभुता के महत्व और उसकी सीमाओं का विश्लेषण करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका संवैधानिक महत्व क्या था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आखिर 1947 के इस अधिनियम की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब असल में 1935 के एक्ट में ही छिपा है। उसने प्रांतों को ऑटोनॉमी तो दे दी थी, लेकिन सॉवरेनिटी यानी देश चलाने की अंतिम शक्ति वो अभी भी ब्रिटिश क्राउन के ही हाथों में थी। और यही अधूरी आज़ादी उस आखिरी कानूनी कदम की वजह बनी। जैसा कि हमने पिछली चर्चा में देखा ही था, 1935 का अधिनियम स्वशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, इसमें कोई शक नहीं। इसने प्रांतीय स्वायत्तता और एक फेडरल स्ट्रक्चर की पेशकश की, लेकिन जो अल्टीमेट पावर थी, जो संप्रभुता थी, वो लंदन में ही केंद्रित रही। भारत अब भी ब्रिटिश साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। अब देखिए, 1947 आते आते ब्रिटेन के लिए भारत पर शासन करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी, आर्थिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। दूसरी, भारत में आज़ादी के लिए चल रहे जन आंदोलनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और तीसरी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि एक साथ मिलकर कोई भी रास्ता निकालना अब असंभव सा लग रहा था। और यहीं पे शक्ति का कानूनी हस्तांतरण या लीगल ट्रांसफर ऑफ पावर का आइडिया सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सत्ता किसी क्रांति या युद्ध से नहीं, बल्कि संसद में बाकायदा कानून बनाकर एक सरकार से दूसरी सरकार को सौंपी जाती है। और भारत की आज़ादी ठीक इसी कानूनी रास्ते से हासिल हुई थी। अब देखते हैं कि वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थीं जिन्होंने सीधे सीधे इस स्वतंत्रता अधिनियम को जन्म दिया। 1947 की शुरुआत में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ऐलान किया कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। इस घोषणा ने विभाजन की मांग को और तेज कर दिया। फिर 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन का एक फॉर्मूला पेश किया, जिसे हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मजबूरी में ही सही से स्वीकार कर लिया, तब जाकर स्वतंत्रता अधिनियम का रास्ता साफ हुआ। तो आते हैं इस अधिनियम के दिल पर, यानी इसके प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर। ये वो धाराएं थीं जिन्होंने कानूनी तौर पर ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस कानून ने एक ही झटके में ब्रिटेन से भारत के सारे राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दिए। सबसे पहले तो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज का कानूनी अंत हो गया। लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद, जो भारत पर पूरा नियंत्रण रखता था, उसे खत्म कर दिया गया। यहाँ तक कि ब्रिटिश सम्राट के नाम से भारत का सम्राट की उपाधि भी हटा दी गई। मतलब हर स्तर पर ये एक राजनीतिक विदाई थी। दूसरा, इसने एक देश को 2 स्वतंत्र डोमिनियन में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। वॉइसराय का वो शक्तिशाली पद खत्म हुआ और उसकी जगह दोनों देशों के लिए एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, जो अब अपने कैबिनेट की सलाह पर काम करने वाले थे।
और रियासतों को यह आज़ादी दी गई कि वो या तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या फिर चाहें तो स्वतंत्र रहें। यानी अब असली शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ रही थी। और तीसरा और सबसे जरूरी, इसने दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना भविष्य लिखने की पूरी शक्ति दे दी। वो जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकते थे। लेकिन एक नया संविधान बनने में तो समय लगता है ना, तो सवाल था कि उस बीच देश कैसे चलेगा। इसके लिए 1935 के एक्ट को कुछ बदलावों के साथ अस्थायी तौर पर लागू रखा गया ताकि प्रशासन ठप ना पड़े। तो ये थे इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनका असल महत्व क्या था और क्या इनकी कोई सीमाएं भी थीं? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, इस कानून का महत्व बहुत बड़ा था। इसने कानूनी तौर पर ब्रिटिश राज को खत्म करके भारत को संप्रभु बनाया। अब संविधान सभा ही देश की सर्वोच्च संस्था थी, लेकिन इसकी सीमाएं भी उतनी ही गंभीर थीं। इसी कानून ने देश के विभाजन पर कानूनी मोहर लगा दी और आज़ादी के बावजूद भारत तुरंत एक गणराज्य नहीं बना, बल्कि एक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, जिसके गवर्नर जनरल की नियुक्ति अभी भी औपचारिक रूप से ब्रिटिश किंग ही करते थे। अब उस हिस्से पर आते हैं जो परीक्षाओं के नज़रिए से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझना कि ये अधिनियम भारत के संविधान से कैसे जुड़ता है और इसमें क्या बारीकियां हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत का संविधान नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि ये वो चाबी थी जिसने संविधान बनाने का दरवाज़ा खोला। ये संविधान बनाने का अधिकार देने वाला कानून था, खुद संविधान नहीं था। ये टेबल इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, 1947 में भारत का दर्जा एक डोमिनियन का था, जिसके मुखिया गवर्नर जनरल थे। वहीं 1950 में हम एक संप्रभु गणराज्य बने, जिसके मुखिया राष्ट्रपति थे। 1947 में कानून का स्रोत 1935 का मॉडिफाइड एक्ट था। 1950 में हमारा अपना संविधान। मेंस की परीक्षाओं के लिए संप्रभुता की इस यात्रा को समझना बेहद जरूरी है। और ये एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुआ, लेकिन गणराज्य यानी रिपब्लिक नहीं बना। वो जो डोमिनियन का दर्जा था ना, वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक चला, जिस दिन हमने खुद को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया। ये टाइमलाइन दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए। और आखिर में अगर हम भारत की पूरी संवैधानिक यात्रा पर एक नज़र डालें, तो 1947 का अधिनियम इस लंबे सफ़र की मंजिल थी। ये कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी और कई पड़ावों से गुजरते हुए लगभग 175 साल बाद इस स्वतंत्रता अधिनियम पर आकर खत्म हुई, जिसने भारत के लिए एक नए युग का दरवाज़ा खोला। तो इस पूरी चर्चा का सार इस एक लाइन में छिपा है। इस अधिनियम ने हमें संविधान नहीं दिया, बल्कि हमें अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया। आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन गणराज्य का जन्म 1950 में हुआ। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने के लिए ये अंतर, ये फर्क जानना ही सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल बात है।